हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी के पहले पड़ाव के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे इस पेपर का इंपॉर्टेंस, जानेंगे क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट, देखेंगे पिछले कुछ सालों का ट्रेंड और क्यों आज भी ये पेपर इतना ट्रिकी है, क्यों लोगों को सबसे ज़्यादा टफ, मतलब आप बहुत सारे कैंडिडेट से, बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट का जब आप इंटरव्यू देखोगे तो वो ये कहेंगे कि प्रीलिम्स का पेपर सबसे ज़्यादा टफ होने लगता है। ठीक है, क्यों है ये पेपर, पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड रहा है, कौन से सब्जेक्ट पे, कौन सी चीज़ों पे यूपीएससी ने ज़्यादा फोकस किया है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मैं अभिषेक सिंह, एक्स क्लास 1 ऑफिसर, आप सभी का स्वागत करता हूँ सिंघा क्लासेस पे। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। स्टेज 1 है हमारी यूपीएससी सीएससी का। स्टेज 1 प्रीलिम्स की कहानी, प्रीलिम्स का पेपर ही बताएगा कि आप मेंस में अपीयर होगे या फिर वापस से आपको प्रीलिम्स देना होगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस तो शायद अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए एस्पायरेंट हैं तो इम्पोर्टेंस तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें सिर्फ प्रीलिम्स के आज के इस लेक्चर में हम लोग सिलेबस का ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को समझ सकते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग अगर अपना फोकस बनाए रखें तो हम सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। देखो, जीएस पेपर 1 जो है ये आपका 200 मार्क्स का होता है एंड 200 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। सो अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप गलत आंसर दोगे 2 आवर्स का ये टाइम जो होता है उसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अगर आपने गलत आंसर किया तो 1/3 मार्क्स आपके जो होंगे नेगेटिव होंगे। अप्रोक्सीमेटली 0.67 मार्क्स जो होते हैं ये नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, सो जीएस पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होता है। सही देने पे 2 मार्क्स, गलत आंसर करने पे -0.67 ये मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो जीएस पेपर 2 होता है वो आपका सीसेट का पेपर होता है, सीसेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें ये क्वालिफाइंग होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, 33% मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करने होते हैं। क्वालिफाइंग कहने का ये सेंस है कि अगर आप सीसेट का पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए, इवन इफ आप जीएस पेपर 1 में आप कट ऑफ से ज़्यादा क्रॉस कर लेते हैं, सपोज कट ऑफ गई है 85, आपके नंबर आते हैं 92, इन दैट केस, या आपके नंबर इससे भी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि आपके नंबर आते हैं 120, बट इन केस अगर आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, सीसेट का पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं और 80 क्वेश्चंस की मार्किंग भी 200 मार्क्स की होती है। सो 200 में से 1/3 मार्क्स यानी 67 मार्क्स आपको लाने होते हैं। अगर आप 67 मार्क्स नहीं ला पाते हैं, ठीक है, 1/3 मार्क्स आप नहीं लेके आ पाते हैं, तो फिर इवन इफ आपके जीएस पेपर 1 में 120 मार्क्स क्यों ना हो, 130 मार्क्स क्यों ना हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा फॉर द मेंस। और ऐसा हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है। वो लोग जीएस पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं बट सीसेट के पेपर में लैग कर जाते हैं, कट ऑफ जो सीसेट का क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो मेंस के लिए अपीयर नहीं हो पाते। तो सीसेट के पेपर को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जिस तरह से आप जीएस पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, उसी तरह से सीसेट के पेपर को भी प्रिपेयर करें। एटलीस्ट इतना तो आपके पास होना चाहिए कि आप 1/3 मार्क्स जो है सीसेट के पेपर में स्कोर कर जाएं। ठीक है, अब जीएस के पेपर को देखते हैं। जीएस पेपर 1 जो है इसका सिलेबस जो यूपीएससी ने अपनी साइट पे दे रखा है वो क्या है, आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहां पे आपके करंट अफेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे आपका इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, इसमें आपका एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, ठीक है, एंड इसी के साथ आपका और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ठीक है, एंशिएंट एंड मिडिवल में जो हिडन पार्ट है वो आपका आर्ट एंड कल्चर का है, जिस पे यूपीएससी पिछले कुछ सालों में का फोकस बढ़ चुका है। एंशिएंट एंड मिडिवल से जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं प्रीलिम्स में। थर्ड पॉइंट जो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहाँ ज्योग्राफी की बात हो रही है, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया एंड द वर्ल्ड। फोर्थ इज द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। इसके लिए तो हम सभी के पास लक्ष्मीकांत है ना। यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ये सब टॉपिक को मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो
जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है ना, ये कहीं पे भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इन्होंने एक जनरल टर्म्स दे दिए हैं। जो यूपीएससी ने क्या किया है, कुछ जनरल टर्म्स दे दिए हैं और इनके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस मार्क किए जाते हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखें तो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। ये जो ईटीसी वर्ड होता है ना, एक्सेट्रा, ये काफी खतरनाक होता है। इसमें तो पूरी दुनिया जहां की चीजें आ जाती है। अब सिर्फ इतना इंडियन इकोनॉमी के बारे में इतना ही लिखा गया है, बट आपसे बैंकिंग पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी, आपसे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में भी पूछ लेगा, आपसे नेशनल इनकम, जीडीपी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, आते हैं ना ये सारी चीज़ें। सो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट इसीलिए हम लोग जो सिलेबस है, ये जितनी भी पॉइंट्स दिए हैं यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे, जो नोटिफिकेशन आता है उस पर, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई ना चीज़ों की, तो फिर आप उस अकॉर्डिंगली चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता है क्या, आपको सिलेबस के साथ साथ अपने पीवाईक्यू के साथ को भी कंपेयर करना होगा कि जो आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है। अभी हम लोग सिलेबस ब्रेक डाउन करेंगे, चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, वहां से आपको अपने पीवाईक्यूज को जा करके रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहा है यूपीएससी का। अनलेस एंटिल आप पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करेंगे, आप आगे की स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाएंगे। सो पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला जो पॉइंट है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब इन्होंने कहा है कि जनरल इश्यूज के बारे में बात कर दिया, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत ही जनरल इश्यूज इन्होंने मेंशन तो किया, बट जो क्वेश्चन आते हैं, अब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे आ गया, आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट पे आ गया, ठीक है, आपके काफ़ी सारे जो कोस्टल जोन रेगुलेशन उस पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये सारी फॉरेस्ट राइट पे आ गया। अब ये सब कहीं ना कहीं तो आपको डेप्थ में इन डेप्थ नॉलेज तो चाहिए होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। सो इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस यहाँ पे 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार इनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जनरल साइंस में क्या है, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो भी आपकी थ्योरी दी गई है एनसीईआरटी में, इनके बेसिस पे जो एप्लीकेशंस आते हैं उन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको देखना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस, और दूसरा, अगर सपोज कोई थ्योरी है, अब जैसे नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ नया डिस्कवरी हुआ, ठीक है, या कुछ इनोवेशन हुआ, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कई बार पूछ ली जाती है। तो ये हमने देखा जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में देता है। अब एक एक टॉपिक को हम लोग ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो पहला टॉपिक था। इसमें क्या करना है, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव। हर साल कई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, जो भी कंटेम्प्रेरी जो हमेशा चलती रहती है, लाइक मनरेगा हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ये सारी पॉलिसीज ना, ये स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप, और साथ ही साथ जो करंट गवर्नमेंट स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, स्पेशली जो वनरेबल सेक्टर के लिए। वनरेबल सेक्शंस कौन से हो गए, आपका विमेन हो गई, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, ओल्ड एज हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, ठीक है, ये सब आपका वनरेबल सेक्टर्स सेक्शंस में आते हैं। तो इनका क्या, इन पे जो स्कीम्स आ रही है, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इससे रिलेटेड जो स्कीम्स हो गई, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिन पे आपका फोकस होना चाहिए। जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो देखोगे कि इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स लॉन्च की गई है उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं, आई मीन टू से, राइट। सो गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशली जो करंट की गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो बजट में आपका सरकार अनाउंस करती है, इसीलिए कहा जाता है ना बजट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बजट में स्कीम्स को गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट से जनरली हर साल दो तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। सो गवर्नमेंट ने जो भी बजट में स्कीम्स अनाउंस की है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है और कंटेम्प्रेरी, लाइक जो चल रही, जैसे मनरेगा हो गया,
जो हर साल जिनको बजट में अलग से फंड एलोकेट होता है, ठीक है, ये इस तरह की जो स्कीम्स है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट में चल रही इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्या है, इंटरनेशनल समिट्स, एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी ग्लोबल, आजकल देखो आईआर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ग्लोबल जो चेंजिंग सिनेरियो है, अभी देखो आपका क्या हो रहा है, कभी दुनिया वर्ल्ड वाइड कितने सारे वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है। पूरे देश में ऐसा लग रहा है, अगर आप हर दिन की न्यूज़ सुनो तो ऐसा लगता है कि हर दिन कोई ना कोई कंट्री में वॉर छिड़ी हुई है, ठीक है। कोविड, स्पेशली कोविड-19 के बाद वो देशों के बीच में जो झगड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से चाइना और यूएस के बीच में आपका ट्रेड वॉर चल रहा है, फिर यूएस क्या इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। सो देशों के बीच में जो है एक तरह का जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, कॉन्स्टेंट बढ़ता जा रहा है, झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सो पिछले कुछ सालों में जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन पे यूपीएससी का फोकस बढ़ गया है। यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। सो आपके करंट अफेयर के इवेंट्स, जो भी आपका करंट अफेयर सेक्शन है उसमें आपका आईआर का जो सेक्शन है वो आपको इंक्लूड करना होगा, उस पर आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। जो भी रिसेंट की मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी आपकी COP 19, 20, 28 की जो भी अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, डिफरेंट इनिशिएटिव्स की, डिफरेंट जो भी ग्लोबल लेवल पे आपके इनिशिएटिव्स लिए गए, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। नेशनल एंड स्पेशली ऐसी चीज़ें जो इंडिया को अफेक्ट करती है, ठीक है, ऐसे समिट्स जो इंडिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उन सबको पे आपको खास ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल एंड ग्लोबल अवार्ड्स, लाइक अब नोबेल प्राइज़ की हम लोग बात की, ठीक है। पिछले कुछ पहले अवार्ड्स पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट 1-2 सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेशनल एंड ग्लोबल अवार्ड, जैसे नोबेल प्राइज़ अभी मिला है तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, किस पर्सन को क्यों मिला है, उसने क्या ऐसा इनोवेट कर दिया है जिसकी वजह से आपको उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों आपको देखना होगा। अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, पहले स्पोर्ट्स में क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अभी 1-2 सालों से 1-2 क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स में भी पूछे जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज, इसरो मिशन, डिफेंस एक्सरसाइजेस, ये इसरो मिशन एंड डिफेंस एक्सरसाइजेस ये भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। इसरो के मिशंस, हमारे चंद्रयान मिशन हो गया, गगनयान मिशन हो गया, ये सब आने वाले टाइम में इसरो लॉन्च करने वाली है। सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, आपका हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें कई तरह के हमने वेपन्स को यूज़ किया, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो वेपन्स है, या हम जो मल्टीलेटरल दूसरे देशों के साथ अपने डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, सो ये सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट न्यूज़ हो गया, डिजास्टर हो गया, ग्लोबल रिपोर्ट्स हो गया। पिछले कुछ टाइमों में ना इन्वायरमेंट जो है ये यूपीएससी का नया फेवरेट बन चुका है। बेसिकली इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ ना आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी एसोसिएटेड है। दोनों पेपर का प्रीलिम्स क्या है, आपका यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स का पेपर ही होता है। दैट्स वाई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होने की वजह से जो एनवायरनमेंट का वेटेज है पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बड़ा है। और हम लोगों का फ्यूचर का गोल क्या है, हम लोग देखो आगे आने वाले टाइम में पिछले के कुछ टाइम में हमने पिछले डिकेड्स में एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज पहुंचाया है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से डेवलपमेंट हो कि एनवायरनमेंट को भी कम से कम आपका नुकसान पहुंचे। हम लोग स्पीसीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ना जाने कितनी स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो हम लोग एक्सटिंक्ट बहुत सारे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको बचाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे फोकस बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई यूपीएससी के कुछ पेपर में भी आप देखो एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपको करंट अफेयर का सेक्शन पूछा जाता है, क्या आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको क्लियर होगा तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को भी बताना, ठीक है। स्मार्ट ट्रिक यहाँ पे, ये तो रीड पीआईबी, यहाँ पे आपको कैसे कवर कर सकते हैं हम लोगों को बेसिकली कैसे कवर करना है। तो या तो आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं, अब जो जॉब कर रहे हैं या किसी मतलब जॉब के साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इशू होता है कि डेली मैगजीन डेली न्यूज़पेपर कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो भी लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मैगजीन या क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉलेज में होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उनके साथ एक इशू आता है कि हर दिन द हिंदू को कवर करना, उसमें न्यूज़ सेग्रीगेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपका न्यूज़ सेग्रीगेट करके देती है।
तो ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में, वो मंथली मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स की अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती है, उनको आप फॉलो कीजिए। उसमें मंथली कंपाइलेशन होता है जहां से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ पीआईबी को जरूर कवर कीजिएगा। पीआईबी की मैगजीन आती है एक 15 डेज पे। ये जो पीआईबी की मैगजीन अभी निकालने, अब पीआईबी की साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे 15 दिन पे एक मैगजीन लॉन्च होती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको समरी मिल जाएगी चीज़ों के बारे में। तो पीआईबी जरूर फॉलो किया कीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पीआईबी से डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगले सेक्शन को समझते हैं। अगला सेक्शन क्या था? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। एंशिएंट इंडिया, इसमें इंडस वैली हो गया, वैदिक हो गया, मौर्यन हो गया, गुप्ता एम्पायर्स, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। मेडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत, मुगल, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, रिवोल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी, कांग्रेस मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। देखो, ये जो टॉपिक्स बताए हैं ना, ये तो मैंने अभी रीडिंग कर ली, बट एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है? एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया से ना आपका आर्ट एंड कल्चर पे काफी फोकस है, ठीक है। एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं पूछेगा वहां पे। बहुत मतलब कम क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा बैटल कब हुआ। कोई डेट्स पे आपको स्पेशल फोकस नहीं रहता है, लेकिन टाइमलाइन पे फोकस रहता है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन उठा के पूछ देखोगे तो टाइमलाइन पे बहुत फोकस रहता है कि ये इवेंट कब हुआ, ये इवेंट कब हुआ, ये इवेंट एग्जैक्ट डेट आपसे कभी यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप एक एक डेट को याद करके रखो। बट हाँ, टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, ठीक है। स्पेशली आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में स्पेशली वो वाला पार्ट जो आपका 1857 की लड़ाई के बाद हुआ, वो वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, जो हमारे देश हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो मतलब सोशल लेवल्स थे, जो डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशंस में कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे सती सिस्टम थी, सती प्रथा थी, जिसमें औरतों को उनके हस्बैंड्स के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अब ये सारी चीज़ें क्या थी? सोशल लेवल्स थी, इससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा था। तो इनको फाइट करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स हुए, ठीक है, जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए, जिन्होंने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में फाइट किया। सो इस सेक्शन पे फोकस रहता है। बट 1857 के बाद जो भी इवेंट्स हुए, ठीक है, उन पे स्पेशल फोकस रहता है। सो मॉडर्न इंडिया में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1857 के बाद के इवेंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर लो, या फिर आप बात करो मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ साथ जो स्वदेशी मूवमेंट हो गए, जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स हुए, जो भी टीटीज हुई, ठीक है, आपका साइमन कमीशन आया, इससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट थी, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें लिए गए, इंडियन काउंसिल एक्ट था, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस थे, तो ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया से आपका आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही सब सेक्शन आएगा, बट हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम फोकस आपका कहाँ पे रहता है। और ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? जब आप खुद से जा करके PYQ एनालिसिस करोगे, तब ये काम आपको करना होगा, ठीक है। कोई कोचिंग के नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको जाना होगा पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस उठाओ, एक एक क्वेश्चन को देखो, समझो, उसको सेग्रीगेट करो। कैसे सेग्रीगेट करोगे? सपोज आपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाए पिछले 15 सालों के, ठीक है। 15 सालों में आपने एक क्वेश्चन देखा, उसके आगे मार्क कर दिया, ठीक है, ये एंशिएंट इंडिया से है। अगला क्वेश्चन देखा, ये मार्क किया, ये मेडिवल इंडिया से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, ये मार्क कर दिया आपने, मॉडर्न इंडिया से है। जब आप इस तरह से सेग्रीगेट करोगे तो आपको दिखेगा कि एंशिएंट इंडिया में किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। मेडिवल इंडिया में किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है, मॉडर्न इंडिया में किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स का PYQ एनालिसिस करना होगा, देन ओनली आप यूपीएससी की जो आगे आने वाली स्ट्रेटजी है उसको पकड़ पाओगे, उसको टैकल कर पाओगे, ठीक है। ये काम आपको करना होगा, ये मेरी तरफ से आप सभी को होमवर्क है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली मैप बेस्ड। जो भी आपका प्लेस, लोकेशन न्यूज में रहता है, वेदर इंडियन और ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, उससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी है ना, वो हमेशा आपको देख के जाना है,
ठीक है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन वॉर छिड़ा, अब इंडिया ने क्या किया, इंडस वैली आपका, सॉरी इंडस वैली कह रहा हूँ, इंडस रिवर ट्रीटी जो है, इंडस रिवर ट्रीटी जो थी उसको हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो इंडस रिवर जो भी जो सिंधु इंडस रिवर से एसोसिएटेड जितनी भी रिवर्स हैं उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको देखना पड़ेगा सबसे ऊपर से कौन सी रिवर बह रही है, उसके नीचे कौन सी है, उसके नीचे कौन सी है, उसके नीचे कौन सी है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेशन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ जाके खत्म हो जा रही है, या कौन सी नदी में जाकर के फॉल कर रही है, या किस ओशन में जाके फॉल कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी में ना मैप रिलेटेड रिसेंट के कुछ टाइम में जो भी लोकेशन न्यूज़ में रहता है ना उसकी ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कुछ तो कंटेम्प्रेरी है जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, लाइक अफगानिस्तान, इजराइल, ठीक है, आपका गाजा, ठीक है, ये अब हमेशा न्यूज़ में ही रहेगा। अभी यूक्रेन रशिया चल रहा है तो ये इनसे भी एसोसिएटेड जो प्लेसेस हैं वो आपके हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो इनसे इनकी जो ज्योग्राफी है ना वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनसे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड रिफॉर्म्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, रिवर्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इंडियन ज्योग्राफी में आपका मानसून, इंडियन मानसून पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर, सॉइल, इरिगेशन। आपका फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो कंटिनेंट हो गया, ट्रेड रूट्स हो गया, क्लाइमेटिक जोन्स हो गया, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन कम एवरी ईयर, मार्क रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट्स, लोकेशंस, है ना। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन ना ये हर साल पूछे जाते हैं, स्पेशली जो न्यूज़ में बने रहते हैं, जो ट्रेंडिंग होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका स्पेशली इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, तो वो तो आपके ध्यान में रहना ही चाहिए। साथ ही साथ जो ग्लोबल लेवल पे जो प्लेसेस न्यूज़ में है, ठीक है, वो जैसे किसी कंट्री में कोई दंगा छिड़ गया जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग मर गए, जेनोसाइड हो गया, ठीक है। अफ्रीकन नेशंस में हमेशा आपका इंटरनल वॉर छिड़ी रहती है, कंट्री के अंदर ही दंगे चलते रहते हैं। सो या किसी आपकी कंट्री में कोई गोल्ड माइन या ऐसा कोई मेजर डिस्कवरी हो गई, ठीक है, जो वहाँ की जिससे, और स्पेशली अगर उस देश के साथ इंडिया का कोई कोलिशन है, इंडिया को वो कंट्री इनवाइट कर रही है, तो ऐसी कंट्रीज ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसी कंट्री का जोग्राफिकल लोकेशन, ऐसी कंट्री से या ऐसा कोई प्लेस हो गया, ठीक है, वो प्लेस का नाम दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे ये किस कंट्री को बिलोंग करता है। सो ज्योग्राफी के टर्म्स में ना जो करंट में चल रही टर्म्स हैं, करंट में चल रहे जितने भी लोकेशंस हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आप जब मैगजीन्स के कवर करोगे, करंट अफेयर्स कवर करते हो, करंट अफेयर्स जनरली आप लोग देखते ही होंगे, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर स्टैटिक की बात की जाए तो स्टैटिक पोर्शन में इंडियन मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा ट्रेड रूट्स हो गए, क्लाइमेटिक जोन्स हो गया, ये सब सॉइल पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सॉइल जो है उस पे आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब किसी भी एरिया के जो एग्रीकल्चर है ना वो उस एरिया के सॉइल पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। कि किसी रीजन में आपने ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही होगा कि किसी रीजन में अगर कोई खास फसल उगाई जा रही है, कोई खास क्रॉप उगाया जा रहा है, तो डेट बिकॉज ऑफ डेट काइंड ऑफ द सॉइल। सो आपको इंडियन ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और एक चीज़ और है, जब आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग होगा ना तभी आप करंट पार्ट को भी अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, ठीक। सो दिस वाट अबाउट द ज्योग्राफी। आगे देखते हैं अगला सेक्शन जो है वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करता है। इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे प्रियम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल में स्पेशली जो वर्ड्स होते हैं, सॉवरिटी, ठीक है, रिपब्लिक, आपका सेकुलर, ये सारे वर्ड्स आपसे कई बार इनका सीक्वेंस तक पूछ लिया जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, इनसे तो हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको आर्टिकल दे दिए जाएंगे, कुछ प्रोविजन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि ये वाले जो पार्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट आई थिंक हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं इससे। इंडियन पार्लियामेंट जो है इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हर सब्सिक्वेंट ईयर्स में आते ही आते हैं।
तो जो सेंटर की आपकी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये सब चीज़ों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, जो ये हायरार्की हमारे देश में एक बनी हुई है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपका हमने क्या देखा, प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीस हो गए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया। गवर्नर पे काफी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि गवर्नर और सीएम के बीच में हमेशा टसल बना रहता है। हमने अपने देश में देखा है कि गवर्नर और सीएम के बीच में वेरियस स्टेट में या लेफ्टिनेंट गवर्नर या सीएम के बीच में आपका टसल बना ही रहता है। सो गवर्नर साहब जो है हमेशा न्यूज में रहते हैं। सो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। पंचायती राज एंड लोकल गवर्नेंस, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पंचायती राज ही तो काम कर रहा है। सेंटर ने अगर कोई स्कीम लॉन्च की है तो उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा? वो ग्राउंड लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है वही एक्टिव रहता है। सो लोकल गवर्नेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है गवर्नमेंट की स्कीम को लॉन्च करने के लिए। डेट्स वाई जो पंचायती राज आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं, दूसरे एग्जाम्स के दूसरे भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी आप देखोगे, आप अपने इंग्लिश मतलब इंग्लिश एसए की पेपर की बात करो या फिर आप एथिक्स पेपर की बात करो, वहां पे भी आप लोकल गवर्नेंस का, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है लोकल गवर्नेंस का, तो कई जगह आप इसके एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो, ध्यान रखना। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस हो गया, आपका ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई हो गया, नीति आयोग हो गया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे यूपीएससी क्या है आपका, यूपीएससी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। क्या करना है आपको? लक्ष्मीकांत जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइंस। इसके लिए मैं यही कहूंगा, रीड बिटवीन द लाइंस। लक्ष्मीकांत को आप जितनी बार पढ़ोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, आपको हो सकता है पहली बार भी ना समझ में आए, दूसरी, तीसरी, चौथी, इतनी बार पढ़ लो ना कि आप किसी भी बड़े यूनिट के आप शॉर्ट नोट्स बना सको, आप उसको समराइज कर सको। अब पार्लियामेंट का जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब आपके पास आपका रिवीजन जो है, आपका जो लक्ष्मीकांत पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है, तरीका है, इतनी बार आपने उसको पढ़ा हो, इतने अच्छे से पढ़ा हो कि वो पार्लियामेंट का समराइजेशन जो है 2 से 3 पेज में हो जाए। पार्लियामेंट जब आप लक्ष्मीकांत से कवर करोगे तो काफ़ी बड़ी यूनिट है पार्लियामेंट, है ना। बट आपको इतनी बार पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़ो या बार में पढ़ो, कुछ लोग बहुत 1-2 बार पढ़ करके ही अपना काम चला लेते हैं, कुछ लोगों को कई बार पढ़ना होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहा है, बैकग्राउंड की स्कूलिंग कैसे रही है, वेरियस फैक्टर्स वहाँ पे मैटर कर जाते हैं। सो आपको किसी भी यूनिट को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आप उसको समराइज कर सको 1 से 2 पेज में या मैक्सिमम 2 से 3 पेज में, सो डैट जब आपको रिवीजन करना हो तो आप क्विकली रिवाइज कर सको थ्रू आउट यूनिट को। अब 1000 पेज की जो लक्ष्मीकांत है, इसको आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने तो नहीं बैठोगे ना। इतनी मोटी बुक को अगर रिवाइज करने बैठे तो पता लगा पॉलिटी छोड़ के आप कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना है, आपको इतने अच्छे से स्टडी करना है कि आपका जो भी यूनिट्स हैं वो आपके 1-2 या 2 से 3 पेजेस में आपका समराइज हो जाए एंड आपको उन सब यूनिट्स को क्विकली एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम क्विकली रिवाइज कर सको, ठीक। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सबको बताना, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है ना। मेरा कोई अभी ऐसा कोई बहुत मेजर कोई क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है, मैं सिर्फ यहाँ हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपके ड्रीम्स को सच करने के लिए आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला जो है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं, देखो यहाँ पे जो सब टॉपिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्सेस डेवलपमेंट की बात की गई है, पॉवर्टी इंक्लूजन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है, डेमोग्राफिक्स पॉपुलेशन ट्रेंड्स की बात की गई है, गवर्नमेंट बजटिंग, सब्सिडीज, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन बेसिस, सोशल सेक्टर में आप हेल्थ देख लो, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स। देखो इकोनॉमी ना करंट अफेयर से ज़्यादा एसोसिएटेड है। यहाँ पे आना आपको करंट से रिलेटेड टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है ना वो तभी आप समझ पाओगे जब आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब आपसे किसी ने जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस पूछ लिया, आपको पता ही नहीं है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कैसे आप करंट अफेयर्स में जो आ रहे टर्म्स हैं उसको समझ पाओगे। देखो प्रीलिम्स में देखा ये गया है, प्रीलिम्स के पेपर में आपका मेनली जो यूपीएससी का फोकस रहता है वो आपका नेशनल इनकम, ठीक है।
बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, आपका इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन, ठीक है। की टर्म्स लाइक की टर्म्स में हम देख लेते हैं, जैसे कुछ नए टर्म्स हर साल उठ के आते हैं, या फिर आप कह लो एक एग्जांपल से समझते हैं लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। एक कल मैंने एक्सप्लेन किया था ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने सुन लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस तरह के कुछ नए टर्म्स हर साल आ जाते हैं, तो ये जो की टर्म्स है ना, ये भी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नेशनल इनकम हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बजट हो गया, टैक्सेशन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सारी चीजों से ना क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मेंस की बात करें तो वहां पे एग्रीकल्चर हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, हेल्थ स्कीम्स हो गई, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, ये सब चीज़ों से आपका फूड इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब चीज़ों में मेंस में आप में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यूपी इकोनॉमिक्स को ना हमेशा करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके कोरिलेट करके पढ़ो। इसके लिए आपको पहले स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्टैटिक्स को अच्छे से समझना होगा, देन ओनली आप करंट को भी अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक। बजट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स आपका ब्लेंड है स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पार्ट का, ठीक। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सारी लिंक्स जो हैं आपका सेक्शन में दी गई है, आपके YouTube के डिस्क्रिप्शंस में दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो SCL Academy आप प्ले स्टोर पे जाके जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड इस ऐप पे जा करके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डेली अपडेट होती रहती है, और काफ़ी कुछ अभी आपके लिए करना है, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ बनानी है, काफ़ी सारा कंटेंट और ऐड करना है। बट अभी भी काफ़ी कंटेंट जो भी NCERT बेसिक्स बुक हैं, NCERT की बुक्स हैं, ये सबको सब वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। सब टॉपिक्स की बात की जाए तो इकोसिस्टम हो गया, फूड चेंज, एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीसीज, आपका कंजर्वेशन एफर्ट्स, आपका क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन इश्यूज, इन्वायरमेंट लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, UNEP, IPCC, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एनवायरनमेंट का वेटेज है ना पिछले कुछ टाइमों में काफ़ी बढ़ गया है, एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं मैं कहूँगा, और इसका मेजर रीज़न है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, हम लोग हमेशा सस्टेनेबल गोल की बात करते हैं, हम लोग सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ हम लोग खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे पिछले कुछ सालों में हमने अपने रिसोर्सेज का, जो भी धरती माता के रिसोर्सेज है उनका खूब एक्सप्लॉइटेशन किया, खूब पॉल्यूशन बहाया, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर में छेद हो गया इसकी वजह से, ठीक है, खूब एक्सप्लॉइटेशन किया। तो उसको अब वापस से रिकवर भी तो सुधारना भी तो पड़ेगा, और सुधारने के लिए एनवायरनमेंट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा खुद का जो एक कमिटमेंट है, नेट जीरो एमिशन का कमिटमेंट बाई 2070 तक, राइट। तो ये तभी फुलफिल हो पाएगा अगर हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहें, हम ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों पे फोकस कर लें, हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन पे फोकस करें, ठीक है। अभी तक हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब हमारा टारगेट है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज पे फोकस करो, हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सो एनवायरनमेंट से भी जो एक तो स्टैटिक पार्ट हो गया, लाइक आपकी आई और इससे भी जो इसका जो है ना स्टैटिक से ज़्यादा जो आपके करंट का पार्ट है, जैसे कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, आपका कोई COP28 है, COP29 है, इस तरह की जो कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कोई मीटिंग है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस प्लेस पे हुआ, क्या उसका पर्पस था, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, स्टैटिक में भी जो आपके की टर्म्स हैं, लाइक इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन हर साल आते हैं। जो बेसिक है ना एनवायरनमेंट का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, आपका फूड चेन में क्या
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड चेन, एनर्जी फ्लो कैसे करती है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। सो इस तरह के जो की टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, आपका इस तरह की जो इंपॉर्टेंट एक्ट है ये सारे आपके कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं आपके, और वो रेड लिस्ट में है, आपका आपकी लिस्ट आती है ना एक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो स्पीसीज न्यूज़ में बनी हुई हैं जिन पे गवर्नमेंट ने कोई नया इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इवन कई बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिंदू में, एक बार मुझे याद है एक साल क्या हुआ था कि हिंदू में ना कोई एक बर्ड की फोटो आई थी, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई थी। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने इस बर्ड के 4 फीचर्स दे दिए कि इसके जो मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसकी नेक ऐसे होती है, इसका कलर कुछ ऐसा होता है, और इसके मतलब 3-4 पॉइंट ऐसे दे दिए, और फिर पूछा था इस बर्ड का नाम बताओ। अब सोचो किस लेवल तक यूपीएससी जा सकता है ना। इसलिए एनवायरनमेंट के लिए आपका जो भी करंट में स्पीसीज न्यूज़ में है, जिनसे रिलेटेड गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेकर के आई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी ऑफन पिक्स स्टैटिक एनवायरनमेंट कंसेप्ट लिंक टू द करंट इश्यूज, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में देखो इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना जो भी, और इसके लिए आपकी सफिशिएंट है 6 to 12 की एनसीईआरटी जो है ना उसको अच्छे से पढ़ जाओ, और इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छा आता है। एनसीईआरटी के बाहर जाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद आप पीवाईक्यूज को लगा लो, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी का पैटर्न क्या रहा है जनरल साइंस में। हर साल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। एवरीडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, साथ ही साथ यहाँ पे देखो जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाइक एआई क्वेश्चन, आजकल एआई न्यूज़ में है, तो यहाँ पे भी आपका करंट अफेयर का सेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है। जो भी टेक्नोलॉजी में करंट इवेंट हो रहा है लाइक जब मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, आपका एआई हो गया, आपका इस क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, आपका सुपर कंप्यूटर्स हो गया, आईओटी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। एआई अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड जो चीज़ें हैं ना वो क्वेश्चन उन पे यूपीएससी का फोकस रहता है। साइंस एंड टेक में मैंने बताया जो करंट अफेयर्स के इवेंट्स हो रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मैगजीन आप कवर कर रहे हो उसमें जो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर का पोर्शन है उसको जरूर कवर कर लेना। जो भी चीज़ें न्यूज़ में बनी रहती है जैसे ड्रोन से रिलेटेड, ड्रोन्स आजकल अलग अलग टाइप के ड्रोन्स आ रहे हैं, राइट। साइंस एंड टेक में आपका इसरो के मिशंस भी आ जाते हैं, जो भी इसरो का रिसेंट जो भी सैटेलाइट मिशन है, ठीक है, जो भी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए पेटेंट वाली चीज़ें हो गई, जीआई बेस्ड हो गया, ठीक है, जीआई टैग जो होता है, ये सारे टॉपिक्स आपका साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा आप देखो जो इसरो नए नए गगनयान मिशन है, हमारा चंद्रयान मिशन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है इंडिया, क्योंकि ये क्या है आपकी किसी भी देश के लिए ना बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ऐसा तो है नहीं हम लोग ह्यूमनाइड जो हम लोग ह्यूमंस को पहली बार स्पेस में भेजने वाले हैं, अब ये हमारे देश के लिए ना काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। अब ऐसे अचीवमेंट के बारे में अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर आप क्यों यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप देश के लिए काम करने जा रहे हो, आप देश को प्राउड फील कराने जा रहे हो। अब देश में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, हमारी धरती पे कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से पूरी इंडिया, पूरा भारत गर्वान्वित होने वाला है, पूरा भारत को प्राउड फील होने वाला है। अगर आपको उस इवेंट के बारे में नहीं पता है तो फिर आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। सो इसरो के जो भी मिशंस होते हैं, इवन इसरो के साथ साथ जो दूसरे स्पेस मिशन होते हैं जैसे नासा के, क्योंकि नासा वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो नासा के भी जो स्पेस मिशन है जो सन के अराउंड हो गया, अर्थ के अराउंड हो गया, इस तरह के इंपॉर्टेंट जो मिशन है ना दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के, उनसे भी रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा। मैच द फॉलोइंग में दे देता है, 4 आपको सैटेलाइट दे देगा, 4 आपको स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है,
ठीक है। वैसे बायोटेक्नोलॉजी में आपका इसमें एक सेल से रिलेटेड चीज़ें जो हो गई, ठीक है, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, जो डीएनए में मतलब हमारे डीएनए रिलेटेड जो भी नई डिस्कवरीज हो रही हैं, जो भी इनसे एसोसिएटेड चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जीआई टैग की बात होती है, पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। सो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, मजा आया? मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना, लाइक करना और कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में बताना अगर आप लोग, देखो जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए वैसे मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू नहीं बताएंगे कि कैसा वीडियो लग रहा है, मैं कैसे आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लेके आ पाऊंगा? आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझिए इस बात को। आपका फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए कैसा लगा लेक्चर, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अगर क्वेश्चन ट्रेंड की बात करें तो पिछले देखो कुछ सालों में जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2020 में आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन आए थे, 21 में 15, फिर 22 में 14, फिर 13, 12, 16, ज्योग्राफी में 10, 10, 16, 13, 18, 14, पॉलिटी में 17, 11, 15, 14, 15, 13, इन्वायरमेंट 10, 17, 14, 16, 2024 में 15, 2025 में 12, साइंस एंड टेक में आपका 10 क्वेश्चन 20 में आए थे, 21 में 14, 22 में 12, 23 में 6 क्वेश्चन आए थे, 24 में 13 क्वेश्चन आए थे, 25 में 14 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी में आपका 2020 में 15 क्वेश्चन आए थे, 21 में 16 आए थे, 22 में 14 आए थे, आपका 23 में 14 आए थे, 24 में 14, 25 में 17, और बाकी मिसलिनियस करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, ये सबसे क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है, इकोनॉमी से ना कंसिस्टेंटली हाई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो इंडियन इकोनॉमी पे आपका फोकस होना ही होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हो 15, 16, 14, 14, 17, सेम विद द पॉलिटी, ठीक है, सेम विद द पॉलिटी ऑल्सो, है ना। तो ये जो कोर चीजें है ना, यहाँ पे आप हमेशा फोकस बना के रखो, स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी। अगर ये हिस्ट्री में क्या सीन है, आर्ट एंड कल्चर आप कितना भी पढ़ के जाओगे ना कुछ ऐसे ऊट पटांग चीज पूछ लेंगे वो लोग, जहां आपका माथा ठनक जाएगा, जहां आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आई डोंट गारंटी कि आर्ट एंड कल्चर आप कितना भी देखो, एक कैलकुलेशन भी होना है ना कि आप जो जितना पढ़ रहे हो उसका आउटपुट कितना निकल करके आएगा, राइट। ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया जहां की आप चीजों पढ़ लो और आउटपुट उसका बहुत ही लो हो तो फिर क्या फायदा हो, है ना। तो आपको भी पहले जिन सब्जेक्ट्स में आप शॉर्ट मार्क्स उठा सकते हो उन सब्जेक्ट पे आपका फोकस स्पेशल होना चाहिए, लाइक ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस टेक, इकोनॉमी, यहाँ पे आप लोग स्कोर कर ले जाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप कवर कर ले जाओगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में जनरली कई बार आप खुद जब क्वेश्चन देखोगे, खुद जब PYQ देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप कितना भी पढ़ने की कोशिश करो, कितना भी एफर्ट लगाओ, इवन अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, अगर आपने हिस्ट्री में MA BA कर रखा है देन दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हो तो फिर आपके लिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, यहाँ पे अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हो तो यहाँ पे आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स तो कवर कर ही रहे हो, ठीक। कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात की जाए तो 2020 में आपकी 92.5 रही थी, 2021 में आपकी 87.54, 2022 में आपका 88.22, 2023 में देखो 2023 में ना करंट इवेंट के क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए थे। देखो 2023 में आपका क्या हुआ था, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, सो यहाँ पे कट ऑफ भी कम हो गई, 75 कितना लो कट ऑफ रहा है। 2024 में अराउंड 88 के आसपास, 2025 का अभी आना बाकी है। सो कट ऑफ जो जनरली जो रहती है 80 से 90 मार्क्स के बीच में ही रहती है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 के ऊपर स्कोर कर ले जाएं किसी तरीके से। 100 के ऊपर स्कोर कर गए मतलब आप सेफ जोन में आ गए। सेफ जोन में आ गए यानी अब आप तैयार हो अपनी मेंस की तैयारी करने के लिए। अब एक बार वापस से पूरा जो हमने देखा उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका करंट अफेयर्स की बात की जाए, जो भी हमने टॉपिक देखा, जो भी हमने प्रीलिम्स का भी सिलेबस समझा, उसको ओवरऑल समराइज कर लेते हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, ठीक है, बजट हो गया, आपका करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, बजट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल समिट्स इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फॉरेन रिलेशन, साइंस एंड डिफेंस न्यूज़ हो गया, अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 क्वेश्चन इनसे पूछे जाने की आशंका हमेशा बनी हुई रहती है। हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हो गया, स्पेशली भक्ति सूफी मूवमेंट हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, गुप्ता हो गया, आर्ट दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है। फिर ब्रिटिश मॉडर्न इंडिया में आप देखो तो 1857 और उसके आगे का जो पार्ट हो गया, कांग्रेस के मूवमेंट हो गए, डिफरेंट काउंसिल एक्ट्स हो गए, गांधीयन एरा हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से भी आपका 15 to 18 का एवरेज आता ही आता है। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, आर एस शर्मा स्पेक्ट्रम, लाइक पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत है, वैसे हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम है। ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल आपका ज्योग्राफी में हमने देखा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली जो लोकेशंस आपकी न्यूज़ में बनी रहती है उनसे क्वेश्चंस आ ही जाता है, एक ना दो। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कवर करनी है, एनसीईआरटी को आपको कवर करना है। उसके बाद हाँ, इंडियन ज्योग्राफी, आपको इंडिया से रिलेटेड जो भी मानसून है, इंडिया की सॉइल है, इंडिया की जो फॉरेस्ट है, इंडिया की क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सब के बारे में आपको अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए। रिवर्स माउंटेन्स, इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से कवर करनी है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट, पीएम, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी में आपका फेडरलिज्म हो गया, आपका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नेंस में आपका आरटीआई हो गया, और भी इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें लक्ष्मीकांत आपको कवर करना है, ठीक। ना समझ में आए तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, पहले बेसिक चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी, यहाँ पे जो करंट इवेंट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको की टर्म्स को समझना है, जितने भी की टर्म्स हैं, लाइक हमने डिस्कस किया था, लाइक जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया। की टर्म्स के साथ आपका नेशनल इनकम से एसोसिएटेड टर्म्स हो गए, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए आपके, फिर जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो भी रिसेंट की रिपोर्ट आ रही है, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होगी, वर्ल्ड बैंक की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और करंट इवेंट्स, इकोनॉमिक्स ना करंट इवेंट्स के बिना अधूरा है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, फूड चेन हो गया, एनर्जी फ्लो डायग्राम हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स हो गए, जो भी आपके हॉट स्पॉट्स हैं, आपको नेशनल इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क है, जो स्पेशली जो न्यूज़ में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली जो न्यूज़ में होती है वो तो बिल्कुल मस्ट पता होना चाहिए, या जहाँ पे किसी खास एंडेंजर्ड या किसी खास स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस पार्क के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका क्लाइमेट चेंज पे जो मीटिंग्स हो रही है, कॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई, यूएनएफसीसी की रिपोर्ट, जो आपके लॉज हो गए, एनवायरमेंट लॉज, पॉलिसीज हो गए, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है। जनरल साइंस में आप बेसिक साइंस कवर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एसोसिएटेड 6 से 10 तक की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सैटेलाइट मिशंस हो गए हमारे, वैक्सीनेशन हो गया, पेटेंट वाली चीज़ें हो गई, जीआई टैक्स हो गए, करंट अफेयर्स के इवेंट्स हो गए, नोबेल प्राइज़ हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये साइंस एंड टेक में आपका टेक्नोलॉजी में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, चाहे आप डिफेंस मतलब हमारे सैटेलाइट मिशंस की बात करो, चाहे आप एआई की बात करो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी की बात करो, चाहे आप क्वांटम फिजिक्स की बात करो, चाहे आप मशीन लर्निंग की बात करो, ये सारी चीज़ें, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट की बात करो, ये इनसे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं ना वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो न जाने कहाँ से आते हैं। यूपीएससी हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता है ना, वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, उनका कोई सोर्स नहीं पता होता है, वो कहीं से भी आ जाते हैं। सो उन क्वेश्चंस के पीछे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने शुरू से लेकर अंत तक प्रीलिम्स को समझा, कोशिश किया सिलेबस को ब्रेक डाउन करने का, समझने की कोशिश की कि यूपीएससी का पैटर्न क्या रहा है, किस तरीके से यूपीएससी अपने छोटे से सिलेबस में से बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू बताना मुझे कैसा लगा आपको, और शेयर जरूर करना, ठीक है।
और आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या फिर टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सारी की सारी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी तैयारी करते रहिए। हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। वहाँ पे कुछ भी ऐसा काफ़ी कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। स्टे ट्यून टू सिंगा क्लासेस।